हेलो मेरे दोस्तों, कई सारे यंग इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी कुछ महीनों या सालों पहले से कमाना शुरू किया है, उनके साथ जब मैं उनका फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करता हूँ तब मुझे लगता है कि काश इतनी यंग एज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर इनके जितना अवेयरनेस मुझ में भी होता। एंड आई एम श्योर अगर आप अपने लेट 30s या 40s में हैं तो आपने भी कई बार कुछ ऐसा ही सोचा होगा। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली अपने आप के बारे में ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना काफी लेट शुरू किया, और यही अगर 5 साल जल्दी शुरू किया होता और कुछ अनवांटेड फाइनेंशियल मिस्टेक्स अवॉइड की होती तो ज्यादा बेटर होता। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्सनल मनी मैनेजमेंट लेसन्स जो हर एज के इंसान को पता होने ही चाहिए, और जितनी यंग एज में आप इन लेसन्स को समझेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको इन लेसन से मिलेगा। और इन्हें समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। लेसन नंबर 1, द फर्स्ट 5 years ऑफ योर करियर आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कई सारे मिलेनियल्स जिन्होंने अभी रिसेंटली कमाना शुरू किया है, उनकी सैलरी शुरुआत में थोड़ी कम होती है, तो सबसे पहला ख्याल जो उनके मन में आता है वो ये होता है कि छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करने से क्या होता है, जब सैलरी बढ़ जाएगी तब सोचेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि सैलरी बढ़ने के साथ साथ उनके डेट्स यानी कर्जे और खर्चे दोनों भी बढ़ने ही वाले हैं, और उनकी सैलरी बढ़ने के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ने ही वाली है। तो आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल से कि कमाना शुरू करने के बाद के पहले 5 साल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, और छोटी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट भी कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके फाइनेंशियल लाइफ में। नैतिक और कार्तिक इन दोनों ने रिसेंटली अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और इन्हें शहर के एक स्टार्टअप में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर डिसेंट सैलरी वाला जॉब मिला है। नैतिक ने जॉब लगते ही अपने फाइनेंशियल प्लानर से अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाया और अपने रिटायरमेंट गोल को अचीव करने के लिए अपनी पहली सैलरी से ही 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और अपने फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस मानकर बरस में एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाता रहा। और नैतिक के फ्रेंड कार्तिक को लगता था कि ये रिटायरमेंट प्लानिंग तो बुड्ढे करते हैं, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं थी कि रिटायरमेंट प्लानिंग बुड्ढे नहीं बल्कि बूढ़ापे के लिए करते हैं। कार्तिक को लगने लगा था कि अब वो कमाता है तो वो इंडिपेंडेंट है, और 28 की एज से लेकर 32 की एज तक कार्तिक ने कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। लेकिन 33 की एज से उसने 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू किया, और उस इन्वेस्टमेंट को अपने फ्रेंड नैतिक की ही तरह हर साल 10% से बढ़ाना शुरू कर दिया। और उनकी एज 55 इयर्स के होने पर कार्तिक, जिसने अपने इन्वेस्टमेंट नैतिक के कंपैरिजन में 5 साल देर से शुरू किया था, उसके पास 11% रिटर्न के अनुसार इकट्ठा हुए थे 4 करोड़ 20 लाख रुपीस, और वही नैतिक के पास इकट्ठा हुए थे पूरे 5 करोड़ 70 लाख रुपीस। इट मींस कि पहले 5 सालों में जहां नैतिक ने 7,32,000 रुपीस इन्वेस्ट किए थे, लेकिन जल्दी शुरुआत करने की वजह से नैतिक के पास थे पूरे 1 करोड़ 50 लाख रुपीस ज्यादा। और अगर आप यंग है तो ये मत सोचिए कि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आराम से सोचेंगे, और अगर आपने अपने कमाई के पहले 5 सालों में कोई भी निवेश नहीं किया तो ये मत सोचिए कि आप लेट हो चुके हैं, और तुरंत ही शुरू कीजिए ये समझना कि आपके फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, और कैसे आप इन गोल्स को एक एक करके सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अचीव कर सकते हैं। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेसन नंबर 2, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते? अक्सर लोग कुछ महीने या सालों तक इन्वेस्ट करते हैं और फिर या तो इन्वेस्टमेंट्स को रोक देते हैं या तो इन्वेस्ट किए हुए पैसों को बीच में ही विड्रॉ करवा देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि उनके पास सही रोड मैप यानी फाइनेंशियल प्लान नहीं होता। उन्हें
ये पता ही नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। अंकुर खन्ना की एज है 28 इयर्स और उसे 55 की एज में रिटायर होना है। अब अगर आज उसके मंथली एक्सपेंसेस 25,000 रुपीज है तो उसके 55 इयर्स के होने तक यही मंथली एक्सपेंसेस 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़कर 1,20,000 रुपीज पर मंथ हो जाएंगे और इस हिसाब से अंकुर को इकट्ठा करने होंगे 2,85 लाख रुपीस सिर्फ अपने रिटायरमेंट के लिए। अब यहाँ इस केस में अंकुर अपने रिटायरमेंट गोल को लेकर क्लियर है कि उसे अपनी रिटायरमेंट के लिए कितनी रकम इकट्ठा करनी होगी और अंकुर के फाइनेंशियल प्लानर ने उसे 3 ऑप्शंस दिए हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1, 11,700 रुपीस की मंथली SIP हर महीने उसके 55 इयर्स के होने तक। ऑप्शन नंबर 2, 15,000 रुपीस की SIP हर महीने और उसे इस SIP को बढ़ाना होगा 10% से बरस में एक बार, लेकिन वो इन पैसों को सिर्फ 10 इयर्स तक ही इन्वेस्ट करेगा और इन पैसों को निकाले बिना ही ग्रो होने देगा उसकी एज 55 इयर्स के होने तक। या फिर ऑप्शन नंबर 3, बस 6,000 रुपीस की SIP हर महीने और उसे इस SIP को इंक्रीज करना होगा 10% से हर बरस उसके 55 इयर्स के होने तक। और इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके अंकुर 10% रिटर्न के हिसाब से अपना रिटायरमेंट गोल अचीव कर पाएगा। अब जब अंकुर को पता है कि वो ये इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहा है और वो ये इन्वेस्टमेंट सही प्लानिंग के साथ कर रहा है, तो ऐसे में अंकुर के इन्वेस्टमेंट्स को बीच में ही रोक देने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ज्यादा डिसिप्लिन रहेगा। लेसन नंबर 3, थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड टाइम। राम की मंथली इनकम है 30,000 रुपीज पर मंथ। राम को फ्लिपकार्ट पर एक स्मार्ट वॉच पसंद आ गई जिसकी कॉस्ट थी कुछ 5,000 रुपीज और राम ने उसे बिना ये समझे कि वो वॉच उसके काम की है भी या नहीं, या फिर उसके पास पहले से ही एक स्मार्ट वॉच पड़ी है जिसे उसने कई महीनों से नहीं पहना, एक और वॉच खरीद ली। वैसे 5,000 रुपीज की रकम हमें इतनी ज्यादा नहीं लगती, लेकिन यही 5,000 रुपीज राम के मंथली सैलरी का ऑलमोस्ट 17% बनता है और ये अमाउंट उसने फिजूल में बिना जरूरत की चीज पर खर्च कर दिया। वैसे यहाँ राम को इस स्पेंडिंग का कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा एज राम के लिए ये अमाउंट रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसी गलती बड़ा परचेज करते समय भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर या गाड़ी खरीदते वक्त जहाँ उनके सैलरी का काफी ज्यादा परसेंटेज अमाउंट EMIs भरने में चला जाता है। तो अगली बार आप कोई भी परचेज कर रहे हैं, फिर चाहे वो छोटा परचेज हो या बड़ा परचेज, समझिए कि उसका इम्पैक्ट आपकी मंथली इनकम पर परसेंटेज वाइज कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज पर मंथ कमाने वाले गोपाल ने 6 लाख की कार खरीद ली। अब इस कार की वैल्यू उसके मंथली इनकम का 1200% बनता है, प्लस उसने जो कार लोन लिया है जिसकी EMI है 20,000 रुपीज। इट मीन्स कि वो हर महीने अपनी इनकम का 40% सैक्रिफाइस कर रहा है कार लोन की EMI भरने में। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप घर, गाड़ी या कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उस परचेज का इम्पैक्ट आपकी सैलरी पर परसेंटेज वाइज कितना होगा ये जरूर समझिए। एक सिंपल थंब रूल शेयर करूं तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसकी कीमत या EMI आपके मंथली इनकम के 10% से ज्यादा है, तो उस चीज को सोच विचार कर खरीदिए एज वो परचेज आपके फाइनेंसेस को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है। अब अगर टाइम की बात करें तो राम जिसने 5,000 रुपीज की वॉच खरीद ली, वो दिन के 8 घंटे काम करता है और 1 घंटा ट्रैवलिंग करता है और महीने के 24 डेज वो काम करता है। इट मीन्स कि पर आवर का उसे 138 रुपीज मिलता है और उसने अपने 36 आवर्स या 4 दिन की सैलरी वेस्ट कर दी उस स्मार्ट वॉच के पीछे जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी। और गोपाल के केस में उसे हर घंटे के 231 रुपीज मिलते हैं। अब अगर वो 20,000 रुपीज की EMI भरता है तो उस हिसाब से वो हर महीने 7 डेज की सैलरी EMI के पीछे सैक्रिफाइस करता है। तो अगली बार जब आपको कोई फिजूल की चीज पर जैसे महंगा फोन, शूज या वॉच पर पैसे खर्च करने का मन करे जिसकी आपको जरूर नहीं है, तो एक बार ये कैलकुलेशन जरूर करके देखिएगा कि आप अपने कितने घंटों या दिन की मेहनत के कमाए हुए पैसे वेस्ट कर
रहे हैं। लेसन नंबर 4, कंसिडर एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो रवि ने 1 लाख का लेटेस्ट फोल्डिंग स्क्रीन वाला फोन खरीद लिया जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन यही रकम अगर रवि 5 सालों के लिए 10% रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स में 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है तो इन पैसों की वैल्यू 10 इयर्स के बाद बढ़कर हो जाएगी करीब 2,59,000 रुपीज, 20 इयर्स बाद बढ़कर हो जाएगी 6,72,000 रुपीज और 40 इयर्स बाद बढ़कर हो जाएगी 45,25,000 रुपीज। इट मींस कि अगर वो फोन खरीदता है तो वो उन पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही रवि ने 5 लाख रुपीज का पर्सनल लोन भी लिया है बिना किसी रीजन के, और वही पैसे उसने फिजूल की चीजों पर खर्च भी कर दिए जिसकी EMI 12% रिटर्न के हिसाब से 60 मंथ्स के लिए बनती है 11,000 रुपीज पर मंथ, और इस अमाउंट की रवि अगर 60 मंथ्स के लिए SIP करता तो 60 मंथ्स बाद उसके पास इकट्ठा होते 6,60,000 रुपीज 10% रिटर्न के हिसाब से। और इन्हीं पैसों को निकाले बिना रवि अगर और भी 25 इयर्स के लिए ग्रो होने देता तो उसके पास होते 71,50,000 रुपीज। सो दोस्तों, नेक्स्ट अगर आपके बैंक वाले आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर दे रहे हैं और अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है तो एक बार उस फिजूल की लोन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशंस, कार खरीदना, रिटायरमेंट, किड्स, हायर एजुकेशन इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। ज्वाइन कीजिए YouTube चैनल मेंबरशिप जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए। ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पर, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।